फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट सेकंड का ए पार्ट संयुक्त राष्ट्र, बी पार्ट WTO और ब्रिक्स वाला ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमने प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें इन वीडियोस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम MNCs एंड TNCs के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ये MNCs है और ये TNCs है आखिर वो हैं क्या और इनकी फुल फॉर्म क्या है। क्या ये एक दूसरे के सेम है या एक दूसरे के मतलब डिफरेंस है इनमें कुछ, अगर डिफरेंस है भी तो वो क्या डिफरेंस है। अब इनके बारे में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या हैं और ये जो हमने इसका नाम सुन रखा है अंतर्राष्ट्रीय जो वेब कंपनियां होती हैं वो होती क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। इसमें मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है हम उसे MNCs भी कहते हैं। अब MNCs क्या होती हैं? मंथली नेशनल कॉरपोरेशन कह लो या आप कंपनी कह लो, ये एक ही है। हम इसे बहुराष्ट्रीय निगम भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय निगम। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां या निगम, मैंने कैसे कहा आपको कि निगम भी हम इसे कह सकते हैं। ये ऐसे संगठन होते हैं ना जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इट मीन्स इनका ये है कि अपने देश में तो व्यापार करते ही करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, ये दूसरे देशों में भी व्यापार को करते हैं। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने आपको अलग डेफिनेशन लिखवा रखी है, आप देखिए इसको। मैंने लिख रखा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसे कहा जाता है जो अपने देश में रहते हुए एक निश्चित मतलब एक फिक्स्ड टाइम में अर्थात एक ही समय में बल्कि तमाम देशों में उत्पादन व उपलब्ध कराने वाले को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, एक ही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये MNCs होती हैं और ये जो TNCs होती है ना कुछ हद तक सेम ही हैं, बट बस कुछ ही पॉइंट्स में इनमें डिफरेंसेस है। बाकी अगर हम इसे हम माना जाए तो ये सेम ही है। परंतु ये है क्या, मैं आपको बताती हूँ कि जो MNCs हैं वो क्या है। मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको क्या बताई, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। और ऐसी जो TNC है वो क्या है, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनी कह लीजिए आप इसे। ये ऐसा था ना कि जब पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना सिर्फ MNCs काम कर रही होती थी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कंपनियां काम करती थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ये सिर्फ MNCs काम कर रही होती थी। बट है ना इसके बाद जो है ना UNO था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना MNCs का नाम क्या कर दिया था, TNCs रख दिया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो MNCs है और जो TNCs है वो एक ही है, परंतु फिर भी इनमें बहुत डिफरेंसेस हैं, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जिसको मैंने आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। और ये जो TNCs है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो MNCs हैं और TNCs कई बातों में एक दूसरे के समान होती हैं और इनमें डिफरेंस बहुत कम है, मैंने जैसे आपको बताया। परंतु आप ये कह सकते हैं कि जो ये दोनों है ना आपस में समान व इक्वल मतलब है, एक तरीके से इक्वल काम व्यापार में है। ये अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये आप है ना जब बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर आता है क्वेश्चन ना, तो आप इसमें ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं इसके बारे में आप अच्छे से डिस्कस कर देना। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, ये एक ही चीज़ है। इसको हम MNC और TNCs कहते हैं। ये कंपनियां ऐसी होती हैं ना जिसका प्रधान कार्यालय एक देश में स्थित होता है, परंतु वह अपनी व्यापारिक जो क्रियाएं होती हैं वो जो मूल देश में आरंभ होने के पश्चात उसकी सीमाओं के बाहर भी फैल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपने देश में तो रहकर व्यापार करती हैं और साथ में क्या करती हैं, ये अन्य देशों में भी अपने व्यापार को फैलाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी कितनी बाहर की कंपनियां आकर एग्जिस्ट करती हैं और उसमें लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। आपने देखा ही होगा कि कितनी कंपनियां हैं जो हमारे इंडिया की ना होकर वो बाहर की कंपनियां होती है। तो इन्हीं को तो हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, बहु मतलब बहुत और राष्ट्रीय मतलब राज्य। राज्य मतलब हम पॉलिटिकल साइंस में हम क्या कहते हैं, राज्य को राष्ट्रीय कहते हैं। तो ये इनकी कंपनियां मतलब बहुत से देशों में जहाँ पे इनकी जो कंपनियां होती हैं वो स्थापित होती है उसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे कि मैंने आपको बोला। अब हम देखते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो परिभाषा है ना बहुत से जो विद्वान होते हैं उन्होंने क्या क्या दी थी। रैमन वर्णन के अनुसार ना इनका कहना था ना कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ना वह विभिन्न कानूनों में बंधी होती हैं और एक देश में रहते हुए विश्व के तमाम देशों में व्यापार करती हैं, कि इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कानून मतलब लागू होते हैं और ये एक देश में रहते हुए मतलब अपने देश में तो व्यापार कर रहे हैं, जो इनका मुख्यालय है वो तो अपने देश में है, परंतु इन्होंने अपना जो शाखाएं हैं वो कई अन्य देशों में भी फैला रखी हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और ऐसी जो लुईस टी वेल्स थे उनके अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को है ना बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसलिए कहा जाता था ना क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार करते थे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या करते थे, ट्रेड करते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को है ना
पार राष्ट्रीय कंपनियां, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म बताई थी, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, तो इसी हम क्या कहते हैं, पार नेशनल वो पार अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियां हम इसे ही कहते हैं। और निगम और कंपनियां एक ही है, तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने ही वो एमएनसीज एंड टीएनसीज को समान माना गया है, इन्होंने ही माना था कि जो एमएनसी एंड टीएनसी है समान है। और सच्ची में ये जो एमएनसी और टीएनसी है वो इक्वल ही है, बट कुछ चीज़ों में बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हद तक है नहीं, बहुत सेम है। अब हम देखते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आखिर क्या उनका वो है मेन फीचर, आखिर वो क्या क्या है। तो हम देखेंगे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली विशेषता यह है ना कि जो इनकी क्रियाएं होती हैं वो किसी एक राष्ट्र में सीमित ना होकर अनेक राष्ट्रों तक चलती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्या करती हैं ये एक देश तक सीमित ना होकर ये बहुत देशों तक चलती हैं। इसके लिए ये अपने देश में मुख्य कंपनी का हिस्सा क्या होता है, इनका 51% होता है और यह इससे अधिक होता है। इस प्रकार कंपनी इन शाखाओं व जो सहायक कंपनियों पर नियंत्रण करती है। और ये जो इनकी जो और अभी मैं आपको ना आने वाले जो डिफरेंसेस में बताऊंगी कि जो सहायक कंपनी और ये क्या है, मतलब है ना जो एमएनसीज होती है ना उनकी ना जो बाकी देशों में जो कंपनियां होती है सहायक कंपनी होती हैं, पर जो टीएनसीज होती है ना वो उनमें ना ऐसा नहीं होता, उनमें ये सहायक कंपनी ना होकर क्या होती हैं ये अदर ही कोई कंपनी होती है। इनमें यही एक डिफरेंस है, और भी डिफरेंसेस है जिसमें मैंने आपको बता दूंगी। और इसमें यही इसकी पहली विशेषता है कि इनकी जो शाखाएं होती हैं वो अपने देश में रहते रहते वो बहुत सी देशों में भी होती हैं। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि ये अपने साधनों को सहायक कंपनी व शाखाओं में हस्तांतरित कर देती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये अपने देश में जो कंपनी होती है उसमें जो भी तकनीकी यूज़ होते हैं, कच्चा माल यूज़ होता है या पक्का माल जो भी यूज़ होता है वो जो इनकी सहायक कंपनी होती है उनमें भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनमें भी ये एक तरीके से ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ऐसी जो इसकी तीसरी विशेषता है वो ये है कि ये बहुत विशाल आकार की होती है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जब इसका अपने देश में कार्यालय होते हुए भी ये क्या कर रही है वो दूसरे देशों में भी अपने ब्रांचेस को फैला रही हैं। तो ये क्या है, ये बहुत विशाल आकार की होंगी और इनकी पूंजी व बिक्री अरबों रुपये तक की होती है। और इन कंपनियों की पूंजी इनकी जो कंपनी की जो पूंजी का हिस्सा होता है वो ना अनेक राष्ट्रों का होता है। इनमें मैंने ना और भी आपको डिफरेंसेस बताती हूँ जो मैंने इसके अंदर आपको डिस्कस नहीं कर रखा है। मैं आपको बताती हूँ कि जो ये है ना ये जो कंपनियाँ होती हैं ये अधिकतम लाभ प्राप्त के उद्देश्य से ही कार्य करती हैं। आपने देखा होगा कोई भी कंपनी अगर इस्टेब्लिश होएगी तो वो क्या करेगी, वो अपना लाभ ही, तो कोई भी अगर कंपनी स्थापित होती है तो उनका क्या उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। और ये जो कंपनियाँ होती हैं ये इस बात की भी जो है ना, और जो ये जो कंपनियां होती है ना वो इस बात की भी चिंता नहीं करती ना कि जिनके प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ बनाती हैं इनकी क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं का दूसरे देशों पर क्या इफेक्ट होगा। ये सिर्फ अपने लाभ से ही मतलब रखती है, ना कि दूसरों की क्या लोगों की प्रतिक्रिया रही है उससे इनको कोई भी लेना देना है, ऐसा कोई इनका लेना देना नहीं होता। और इनकी है ना एक ये भी विशेषता है ना कि यदि इन कंपनियों को लगता है ना कि इनको नुकसान हो रहा है या कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें इनको लगता है कि हाँ इनको लाभ नहीं हो रहा, जितना ये लागत लगा रहे हैं, मतलब लागत लगाना मतलब जितने इनमें जिसमें प्रोडक्ट में जितना ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जितने इनके पैसे लग रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में उतना ही नहीं, उतना मिल नहीं पा रहा, उतना उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ये क्या करते हैं ना अपने व्यापार को मतलब अपने कार्य को आगे जारी नहीं करके और अपने काम को समेट कर वापस भी चली जाती हैं, कंपनियां बंद कर देती हैं और ये वापस चली जाती हैं। और जो एमएनसीज होती है ना ये किसी देश में जाकर व्यापार करती है ना तो ये कंपनी पूरे देश के अंदर होती हैं, तो इसका अगर कोई भी डिसीजन होता है ना वो पूरे देश को लेकर लिया जाता है। इनका मतलब जो प्रमुख निर्णय है वो पूरे देश के संदर्भ में होता है, किसी एक उसके लिए नहीं होता। अगर इनका कोई भी निर्णय होगा तो वो हर किसी को मतलब फॉलो करना होगा। अब मैं बताती हूँ जो इनका, मैंने जैसे आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में बता दिया, मैं बताती हूँ कि जो बहुराष्ट्रीय की जो कंपनियाँ होती हैं ना इन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था बट मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, अगर पेपर में आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना। इन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या निगम भी कहा जाता है, या फिर हम इसे जो पार राष्ट्रीय कंपनी होती है ये भी कहते हैं, पार राष्ट्रीय कंपनियाँ। या फिर इन्हें हम एक और नाम है जो आपने जानती नहीं होगी, राज्य विहीन कंपनियाँ। क्या कहते हैं हम इसे? राज्य विहीन। अगर पेपर में कोई भी टर्म यूज़ हो जाती है तो आप कंफ्यूज मत होना,
आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये आप अगर इसमें कोई भी टर्म यूज़ होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निगम या राज्यविहीन कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी या पारराष्ट्रीय कंपनी, कुछ भी यूज़ होता है तो आप उसके अंदर यही लिखेंगे जो मैंने आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी की हेडिंग में लिखवा रखा है। बाकी ये कुछ अलग नहीं है। जो भी अगर डिफरेंसेस होगा मैं आपको वो बताऊंगी, और वो डिफरेंसेस आप लिख के आते तो पक्का आपके जो पेपर में आप अच्छा स्कोर करेंगे। अब देखते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है उनके लाभ क्या होते हैं, उनकी हानियाँ क्या होती हैं। इनके कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट और लॉस होते होंगे, तभी तो अगर जो बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर किसी देश के अंदर जाती हैं तो वो उसको अपना जो व्यापार होता है वो फैलाने की इजाज़त देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसका प्रॉफिट होता ही होगा। तो इसके प्रॉफिटों के बारे में हम देखते हैं। ये जो कंपनियां है ना, अगर ये जो आती है ना, तो इससे ये प्रॉफिट होता है ना कि जो बेरोजगारी है ना, मतलब जो देश में अगर कुछ भी रोजगार जिनको नहीं मिल रहा होता उनको भी रोजगार मिल जाता है। जैसे कि मैंने इस पॉइंट में लिख रखा है कि रोजगार सृजन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मेजबान देशों में बड़े बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। ये क्या करती हैं, जहाँ पर ये जाएंगी तो वहाँ पर काम करवाने के लिए श्रम की जरूरत होगी, श्रमिकों की ज़रूरत होगी, तो ये उसी देश के श्रमिक लोगों को लेगी उस कंपनी में काम करवाने के लिए। तो जब वो लोगों को लेगी तो उससे क्या होगा, जिन लोगों के पास वो नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा और उनको भी रोजगार मिल जाएगा, जिससे कि क्या होगी, बेरोजगारी समाप्त होने लग जाएगी। तो इनका एक बड़ा लाभ ये भी है कि क्या होने लग जाता है, रोजगार के अवसर क्या होने लग जाते हैं, पैदा होने लग जाते हैं, और जो बेरोजगारी है वो समाप्त होने लग जाती है। क्या समाप्त होती है, जो बेरोजगारी है, जिनके पास काम नहीं होता, काम धंधे नहीं होते, ये चीज़ समाप्त होती है, क्योंकि लोग फिर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही जो इसका दूसरा जो लाभ है ये उसका ये है कि जीवन स्तर में भी बहुत बड़ा सुधार आता है। जो जीवन की जो गुणवत्ता वाले जो उत्पाद होते हैं और सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छे से अच्छे उपलब्ध, जब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कंपनियां होंगी और वो एक ही प्रोडक्ट को बनाएंगी तो उनमें क्या होती है, जो प्रतिस्पर्धा भी होती है, जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रखा है। तो वो क्या करती हैं, अपने जो मटेरियल होता है वो उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती है। तो इससे क्या होता है, ये लोगों के लिए तो प्रॉफिटेबल है, लोग अच्छी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, लोग अच्छी गुणवत्ता वाले जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर पाते हैं। अर्थात ये क्या करती है, ये जो कंपनी जो मेजबान जो देश होते हैं उनके लोगों के जीवन स्तर के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को अवेलेबल लोगों के बीच में करवा पाता है। ऐसे ही ये क्या करता है, इसका तीसरा लाभ ये भी है कि ये भाईचारे और संस्कृति के संवर्धन में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से काम करती हैं। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को भी स्वीकृत करती है, मतलब कि अब इसकी कुछ ना कुछ हानियां भी होंगी। अगर किसी चीज़ का अगर हमारे लाइफ में, अगर हमारे जीवन में कोई भी अगर लाभ होता है तो उसका कुछ ना कुछ एक जगह पे उसकी कुछ हानियां भी होती है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज़्यादा हो, तो इसके कुछ ना कुछ हानियां होंगी। तो अब उस हानियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनीज हैं, जो एमएनसीज एंड टीएनसीज है, इसके क्या हानि है। तो अब देखते हैं कि जो ये इसके क्या वो लॉस होते हैं। ये क्या होती है ना, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का, ये क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो ये क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगी चीज़ें होती हैं या जो बहुत ज़्यादा पैसों वाली लग्जरी चीज़ें होती हैं उनका निर्माण करती हैं। तो इससे क्या होता है, ये गरीब लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। जो गरीब लोग होते हैं उनकी ज़रूरतों का सामान यहाँ पे नहीं मिलता, तो इसलिए क्या इसमें है कि जो गरीब लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता, और ये इन गरीब लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होती है। सिर्फ ये किसके लिए उपयोगी होती है, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए, सिर्फ अमीर लोगों के लिए। इसी वजह से जो मेजबान देशों के गरीब लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। इसकी एक ये हानि है। इसकी दूसरी हानि ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, जो विश्वव्यापी एवं व्यापक भयंकर जो शक्ति होती है, अतः ये निगम किसी भी देश की संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो किस लिए आई थी, ओनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आई थी। किस उद्देश्य से आई थी, व्यापार के उद्देश्य से। परंतु उन्होंने धीरे धीरे क्या करने लग गए थे, वो अपना स्वामित्व बनाने लग गए थे। हम जो हमारा देश था उसके ऊपर क्या करने लग गए थे, ये सिर्फ स्वामित्व बनाने लग गए थे और हम पे ही अधिकार जमाने लग गए थे। जो हमारे देश का सामान था वो हमारे श्रमिकों से काम करवा के और क्या करते थे, अपने देश में जाकर बेचते थे और उनको इतना लाभ होया करता था। तो यही चीज़ें हैं कि जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये इसलिए भी हानिकारक है ना, क्योंकि ये ना ये क्या करती हैं, पे ना दबदबा बनाने लग जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे लोग उन मतलब एक तरीके से कम वो हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं उन कंपनियों के आगे झुकने के लिए। तो इसलिए ये बहुत हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे ही है। अब मैं बताती हूँ कि जो एमएनसीज और टीएनसीज हैं क्या डिफरेंसेस हैं,
जिसका आपको मतलब आपने जानने की बहुत वो करा होगा कि हाँ एमएनसी और टीएनसीज में आखिर डिफरेंस होता क्या है। वैसे तो ये बहुत हद तक सेम ही होती है, इनमें कुछ ही डिफरेंसेस है जिसके बारे में नीचे मैं आपको डिस्कस करती हूँ। क्या है जो एमएनसीज है ना, इसका जो पहला डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ वो है क्या। एमएनसीज जो होती हैं वो अपने देश के साथ साथ कई देशों में अपनी गतिविधियाँ संचालित करती हैं, और वहीं दूसरी ओर जो टीएनसीज होती हैं, जो ट्रांसनेशनल कंपनी होती हैं, वह अपने प्राथमिक तथा जो गृह देश के अलावा है ना एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन संचालित करती हैं। मतलब जो एमएनसी होते हैं वो तो अपने देश में करती है कंपनियां स्थापित, और साथ में जो दूसरे देश होते हैं उनमें भी करते हैं, परंतु ये जो है ना अपने वहाँ पे करें या ना करें पर दूसरे देशों में अधिक से अधिक इनकी क्या होती है, कंपनियां होती हैं। अब इसका जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो एमएनसी होती हैं वो एक केंद्रीकृत प्रबंधन संरचना में चलती है। केंद्रीकृत प्रबंधन संरचना क्या होती है, इसमें होता है कि जहाँ उत्पादन के लिए ना अन्य देशों का संचालन करते समय गृह देश को मुख्य माना जाता है। मतलब जहाँ पे इनका मुख्यालय कहाँ माना जाएगा, मेन इनका कहाँ रहेगा, जो इनका खुद का देश हो जाए, जहाँ से इन्होंने पहले स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद जो दूसरे देशों में अपना व्यापार फैलाते हैं, जहाँ पे ये पहला इनका होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वहीं से उनका क्या चलता है, सब जो भी उत्पादन का जो कार्य होता है वो वहीं से संचालन किया जाता है, जो इनका मुख्यालय देश होता है। परंतु जो टीएनसी होती हैं वो विकेंद्रीकृत प्रणाली होती है। इसकी क्या होती है, कैसी संरचना होती है उनकी, विकेंद्रीकृत होती है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ मतलब ये ना कई देशों में काम करती है, जहाँ पर है ना जो इनका माल और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। परंतु जो एमएनसीज है वो कैसी प्रबंधन संरचना है, वो है केंद्रीकृत। इट मीन्स जो है ना इनका अगर कुछ भी उत्पादन का संचालन होता है ना, उनके लिए सिर्फ इनका जो गृह मुख्यालय होता है, मतलब जो इनका मेन जो देश होता है ना उसी को इनका मुख्यालय मानकर वहीं से इनका संचालन किया जाता है। जो भी इनका उत्पादन करना है, जितना भी उत्पादन का जो भी काम काज होगा वो इनके मुख्य देश से होता है, वहीं से इनका संचालन किया जाता है अन्य देशों के अंदर उत्पादन को। परंतु जो विकेंद्रीकृत प्रणाली उसमें क्या होता है, संरचना उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि इनके कई देशों में वो होते हैं, कंपनीज होती हैं, तो इसलिए जहाँ पर उनका माल और जो सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वो किसी भी देश में हो सकता है, परंतु संचालन किया जा सकता है। परंतु जो केंद्रीकृत होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ जो गृह देश होते हैं वहीं से उनके मुख्यालय का जो संचालन किया जाता है। इसमें ये डिफरेंसेस है। इसमें जो तीसरा डिफरेंसेस है वो ये है कि जो एमएनसी का जो मुख्यालय होता है वो अपने देश में होता है और एक से अधिक देशों में इसका संचालन का मार्गदर्शन करता है। मैंने जैसा कि आपको ऊपर भी बताया कि जो एमएनसीज हैं वो क्या करते हैं, उनका अपना अपने देश का मुख्यालय होता है, वहीं से जो अन्य देशों में जो उनकी शाखाएं होती हैं वो उन देशों में जो कंपनियां होती हैं उनका संचालन करती है। परंतु जो टीएनसीज हैं उनका कोई विशिष्ट मुख्यालय नहीं होता, मतलब उनका कोई अपने देश में ये नहीं है कि पर्टिकुलर देश में उनका कोई होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें ये विभिन्न जो विकासशील देशों में उनका जो परिचालन चलता रहता है, जहाँ पे जो कंपनी होगी उनका परिचालन वही देखेगा, जहाँ पे जो उनसे होगी वो वहीं देखेगा। परंतु जो एमएनसीज होती हैं उसका एक मेन मुख्यालय होता है जो उनके खुद के देश में होता है और वो वहीं से उन बाकी कंपनियां उनका संचालन करती है, ये इसमें ऐसा होता है। परंतु जो टीएनसीज होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें जहाँ पे जो कंपनी है वो वहीं पे होंगी और वहीं से उनका संचालन भी किया जाएगा। अब इसका जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास है ना एक घरेलू कंपनी होती है, जैसे कि मैं आपको रिपीट करते जा रही हूँ पर इसमें भी कुछ डिफरेंस बता रही हूँ कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसके पास एक घरेलू कंपनी होती है और बाकी उसकी जो होती है क्या होती है, एक सहायक कंपनी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और जबकि जो टीएनसी होते हैं वो क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के पास सहायक कंपनियाँ नहीं होती है। जो टीएनसी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, जो जैसे एमएनसी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ऐसी टीएनसी क्या होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के पास क्या होते हैं, कोई सहायक कंपनी नहीं होती बल्कि सिर्फ कई कंपनियां होती हैं, मतलब इनकी बहुत से वो होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की कंपनियां होती हैं और हर देश का संचालन उनके खुद के देश से ही होता है। परंतु जो एमएनसीज होती हैं वो उनका देश का संचालन कहाँ से होता है, उनके मुख्य देश से होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर 4 पॉइंटों में ये डिस्कस कर दिया कि इनका जो एमएनसीज होते हैं उनका खुद के देश में भी क्या होता है, वो होता है मुख्य, वो होता है कंपनी होती है। परंतु जो टीएनसी में उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। पहला डिफरेंस इसमें ये था। दूसरा डिफरेंस था कि केंद्रीय प्रबंधन संरचना होती है। केंद्रीय प्रबंधन संरचना में ये होता है कि उनका वो अपने देश, मतलब जो उनका मुख्यालय देश है वहीं से उनके उत्पादन का संचालन किया जाएगा। परंतु जो टीएनसीज है वो विकेंद्रीकृत होती है। उसका मतलब ये है कि उनके जो सेवाओं और जो उत्पादन किया जाएगा वो मतलब जिस देश में कंपनी है वही देश करेगी। ऐसी जो एमएनसीज का जो मुख्यालय होता है अपने देश में होता है और बाकी
एक से अधिक जो देश होते हैं उनमें उनका संचालन किया जाता है उसी कंपनी के मुख्यालय के द्वारा। और टीएनसीसी में ऐसा नहीं होता, जो विशिष्ट कंपनियां हैं वो खुद का मुख्यालय कोई नहीं होता, तो वो अपने देश का जो विकासशील जो देशों में उनका परिचालन खुद ही वो करते हैं। ऐसी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनकी घरेलू कंपनी होती है, और बाकी जो होती है उनकी क्या होती है, सहायक कंपनी होती है। और जबकि जो टीएनसीसी होती है वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के पास सहायक कंपनियां नहीं होती, बल्कि कई कंपनियां होती हैं, उनकी कोई भी हेल्पर कंपनी नहीं होती, और ना ही कोई उनका मुख्यालय है कि वो वहीं से उनको निर्देश देंगे, उनका संचालन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जिसको है ना, जो एमएनसीज की जो एग्जांपल देती हूँ और टीएनसीज कंपनी की जो एग्जांपल है वो बताती हूँ कि जो एमएनसीज हैं और जो टीएनसीज है वो कैसी कैसी कंपनियां हैं। आपको कंपनी के नेम सुनकर ही पता चल जाएगा। जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट हो गई, कौन सी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, या कोका कोला की कंपनी हो गई, या फिर एप्पल की जो कंपनी है, ये सब क्या है, ये एमएनसीज कंपनियां हैं। परंतु जो नेस्ले की जो कंपनी होती है ना, वो कैसी कंपनी है, वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, जो कि एक से अधिक विकासशील देशों में अपना संचालन करती है। कौन सी कंपनी, नेस्ले की जो कंपनियां होती हैं वो कौन सी कंपनी है, वो टीएनसीज कंपनी के अंतर्गत आती है। तो आपको अब इनके डिफरेंसेस से पता चल चुका होगा कि जो एमएनसीज है वो टीएनसीज के है क्या और इनमें डिफरेंसेस क्या है। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस यूनिट को हम अब अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हमने यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ लिया, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ लिया, ब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, और एमएनसीज और टीएनसीज के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको कोई अदर सब्जेक्ट पे जो वीडियोस चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब मैं उसके जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा उसमें मैं आपको दूसरे चैप्टर्स के बारे में वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इसमें हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में डिस्कस करा, और फिर हमने इसमें क्या किया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो परिभाषाएं दी हैं अलग अलग विद्वानों ने, उनके बारे में डिस्कस किया। फिर ऐसे ही हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो विशेषताएं, आखिर इसकी कुछ विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। और फिर हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ और हानियों के बारे में डिस्कस किया, जो बहुत मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। और फिर हमने एमएनसीज और टीएनसीज के बारे में भी डिस्कस किया। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पेपर में एमएनसीज और टीएनसीज के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसमें डिफरेंसेस जो अगर लिख के आएंगे तो टीचर्स के ऊपर आपका इंप्रेशन होगा कि हाँ बच्चे को कुछ नॉलेज है और बच्चा बहुत अच्छे से लिख पाता है, इससे ये पता चलेगा। तो अगर आप इसे लिख के आते हैं ना, तो आपके पक्का है कि हाँ टीचर अच्छे से अच्छा स्कोर भी देने की कोशिश करेगा, और आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपने अच्छे से इसको डिस्कस करके पढ़ा भी है, इस वजह से आप इसको लिख भी पा रहे हैं। तो आपको मैंने जितने भी डिफरेंसेस बताए, ये चीज़ बताया, उनके बारे में आप लिख लेना। अब जो ये लेक्चर होता है वो एंड होता है। अगर आपको कुछ भी क्वायरीज इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए।